प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 4 वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उनके आर्यों के प्रारंभिक जीवन, आर्य सभ्यता का प्रसार और उसके राजा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आपने अभी तक के पाठों में क्या जाना। अभी आपने इतिहास जानने के स्रोत जाने कि हमें इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। इसके 2 तरह के स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और पुरातात्विक स्थल, स्तूप, ये मुद्रा और मोहरें प्रमुख थे। और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसके माध्यम से हमने अपने इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त की। इसके बाद पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव आखेटक था, शिकार करता था, पत्थरों के औजार प्रयोग करता था। और मध्य पाषाण काल में मानव संग्राहक बन गया। उसने घास का संग्रह करना शुरू किया। पशु का पालन भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ, जिसमें सबसे प्रथम पशु जिसको पाला गया वो था कुत्ता, और जिसे हम आज भी पालते हैं। फिर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव उत्पादक बन गया। उसने खेती के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बनाना भी सीख लिया, जैसे डलिया, चटाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के सामान और बहुत सारे हस्तशिल्प उसने बनाना सीख लिया। इसके बाद हमने नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। नदी घाटी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो नदियों के आसपास सभ्यताओं का विकास हुआ था, जो कालांतर में समाप्त हो गई। लेकिन हम 1921 में भारत में जब खुदाई की गई तो सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता मिली हमें, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के बहुत विकसित नगर थे। सड़कें बहुत अच्छे से बनी हुई थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सड़कें बनी थी जो गलियों में जुड़ी हुई थी, और नालियों का भी विकास था। सारी नालियाँ एक दूसरे से जुड़ी थी। इस तरह से वो एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद हमने अन्य देशों की कुछ सभ्यताओं के बारे में, जैसे कि मेसोपोटामिया की, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता अपने पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। पिरामिड क्या थे? पिरामिड, जो भी व्यक्ति मर जाते थे उनके शव पर नाइट्रोजन का लेप करके उनको एक पिरामिड की शेप में एक वो बना दिया जाता था। तो मिस्र की सभ्यता में था। क्रीट की सभ्यता, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास थी, भूमध्य सागर के पास थी। तो भूमध्य सागर के क्षेत्र में क्रीट सभ्यता का विकास हुआ, जो कि अपने कलात्मक बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से चीन की सभ्यता, तो सबसे पहले चीन की सभ्यता में बांस और कपड़े पर लिखना प्रारंभ हुआ। इसके बाद कागज का आविष्कार भी चीन की ही सभ्यता में हुआ। तो इस तरह से आपने पिछले भागों में इन सब का अध्ययन किया होगा। तो चलिए आज हम क्या जानेंगे इसके बारे में देखते हैं। आज हम वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन, वैदिक काल जो है वो आर्यों से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के बाद कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसकी समय रेखा क्या है, किस समय तक वैदिक काल चला। फिर आर्य सभ्यता का प्रसार कहाँ कहाँ, आर्य पूरे भारत में किस तरह से उनका प्रसार हुआ। वेदों के बारे में जानेंगे। फिर वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे।
आर्यों के जन, आर्य जो कबीलों में रहते थे, एक समूह बनाकर रहते थे, उसको हम जन कहते थे। तो इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उनके कबीले का मुखिया राजा होता था, तो राजा के बारे में जानेंगे और राजा किस तरह से शासन करता था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ईस्वी पूर्व तो आप लोगों को पता ही होगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो वैदिक काल का तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों में हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को इसलिए आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। इनका प्रारंभिक जीवन, तो प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पास वे गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे और चारे, पानी व उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस तरह से आर्य धीरे धीरे करके पूरे भारत के सभी क्षेत्रों में बसने लगे। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। अब इसकी समय रेखा देखते हैं। तो बच्चों, अभी हमने बताया कि आर्य 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता का विकास रहा। इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक जो सभ्यता थी उसे हमने ऋग्वैदिक कहा है और बाद की को उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक का समय रहा। फिर कुछ उनमें चेंज आए, उन लोगों का रहन सहन का स्तर बदला, थोड़े बहुत उनमें जो बदलाव आए, तो उसके बाद का जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक कहलाया। आर्य सभ्यता का प्रसार। आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त यानी कि 7, सैंधव यानी नदी, सिंधु नदी की जो 7 नदियां हैं, जो सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदी, सिंधु नदी, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। तो यह आप भारत का नक्शा है हमारा, इतने में पूरी आर्य सभ्यता का विस्तार हो गया था। तो सप्त सैंधव ये सिंधु नदी है और ये 7 नदियां हैं, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। इसको हमने सप्त सैंधव कहा। फिर ब्रह्मवर्त, तो ये उत्तर प्रदेश के पास यहाँ दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मर्षि, गंगा और यमुना के 2 आव, 2 आव का मतलब होता है 2 नदियों के मिलने का स्थान। तो ये देखिए, ये यहाँ से गंगा नदी आ रही है और ये नीचे से यमुना नदी, और इसके मिलने का स्थान है, यह है 2 आव। तो इसको ब्रह्मर्षि कहा गया। आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र है। तो आप जानते ही हैं हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है ये, और विंध्याचल पर्वत कहाँ है? ये देखिए, ये 2 नदियाँ जा रही हैं, नर्मदा और तापी नदी। इसके बीच में भी एक पर्वत उठा हुआ है जो कि विंध्याचल पर्वत है। तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र जो है वो है आर्यावर्त। फिर जो ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण, तो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की ओर तक का क्षेत्र जो है दक्षिणापथ। तो ये आर्य सभ्यता का प्रसार है। वेद, वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो हमारे 4 वेद हैं।
कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। तो ये हमारे वेदों से हमारे वैदिक सभ्यता का भी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में क्या है कि विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जिन्हें हम ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद के 10 भाग हैं बच्चों। कितने हैं? 10 भाग। इन्हें हम मंडल भी कहते हैं। 10 मंडल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। तो गायत्री मंत्र तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए एक बार मेरे साथ आप लोग भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योतिर्पुंज से हमारा उद्धार हो। मतलब इसमें हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी जो प्रकाश की जो ज्योतिर्पुंज है, उससे हमारे पापों का नाश हो और हम लोगों का उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। तो भगवान की जो प्रकाश है, उसके स्पर्श करने मात्र से ही हमारी बुद्धि सही दिशा में चले, हम लोग पाप से और दुष्कर्म से दूर रहें। सामवेद, सामवेद में भारतीय संगीत के जो सप्त स्वर हैं, स, रे, ग, म, प, ध, नी का वर्णन है। तो सप्त स्वर को भी आपने बोल के देखा होगा। एक बार हम उसको दोहराते हैं। स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। इस तरह से ये नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। ये सप्त स्वरों का वर्णन हमें सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उनको करने की विधियों का वर्णन है। यज्ञ आप लोगों ने ज़रूर होते हुए देखे होंगे। यज्ञ में हम एक हवन कुंड बनाते हैं, जिसमें मंत्रों के द्वारा कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं, जो कि हम देवताओं को अर्पित करते हैं। तो जिसका वर्णन यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। तो इस तरह से ये 4 वेदों का वर्णन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। ऋग्वैदिक जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, उसके बाद की जो सभ्यता है उत्तरवैदिक, वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्यों के जन्म। बच्चों, हमने आपको बताया कि आर्य कबीलों में रहते थे। कबीले जैसे कि सब लोग समूह में एक साथ रहते थे। तो कबीलों का नाम जो है वो मुखिया के नाम पर ही होता था। जैसे कि कबीलों को इनको जो मुखिया के नाम पर होता था, कबीलों को हम जन कहते थे। तो कबीलों को जो मुखिया के नाम पर होता था, जैसे पुरुजन, यदुजन, तुर्वशजन, भरतजन, ऐसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में जन के मुखिया को राजा बताया है। जन का जो स्वामी है वो जन का मुखिया है, वो राजा है, और वो जन की रक्षा करता है, जन का रक्षक है। और एक जन में बहुत सारे विष होते थे। जन बहुत सारे विषयों में विभाजित था। तो विष के मुखिया को विषपति कहते थे। इसी तरह से विश्व बहुत से ग्राम से मिलकर बना था।
ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। क्या बोलते थे? ग्रामणी। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित था। ग्राम को कुल या ग्रह में विभाजित किया गया था। बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते थे और इसके मुखिया को कुलप या गृहपति कहते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गया। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। जो कबीले थे उन्हें जन कहते थे और जन का मुखिया राजा होता था जो उसका स्वामी होता था और राजा इनकी सुरक्षा करता था। जन बहुत सारे विष से मिलकर बना था। विष के मुखिया को विषपति कहते थे। विष जो है बहुत से गांव से मिलकर ग्राम से मिलकर बना था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और ग्राम जो है कुल या ग्रह में विभाजित था और इनके मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। राजा, तो हमने आपको बताया कि जो जन का मुखिया था वो राजा था और राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब एक पिता का जो बेटा होता था उसी को राजा बनाया जाता था, फिर उसका बेटा होता था उसे राजा बनाया जाता था और शुरू में क्या होता था वो चुनाव के द्वारा होता था। जो व्यक्ति अच्छी योग्यता रखता था उसे एक सभा चुनती थी। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे, वही उसका पूरा संचालन करता था, कहाँ क्या काम कराना है क्या नहीं। तो राजा को बहुत से अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति होती थी। अब सभा और समिति क्या थी? सभा में आप देख सकते हैं बहुत से लोग एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले लोगों को राजन्य कहते थे। राजन्य अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे और अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े और रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोगों को विश कहते थे। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा बुलाई जाती थी और सभा में समस्या रखी जाती थी, फिर सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। उपहार जिसे वो बलि कहते थे। जैसे आजकल हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, उसी तरह से उस समय जो जन था उसका खर्च चलाने के लिए राजा उपहार लेता था। उस उपहार का नाम बलि था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। अच्छा बच्चों, युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। तो युद्ध में जीते हुए गाय, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण और दास दासियां राजा और लोगों में भी बांटता था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था। उसके बाद राजन्य और ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसीलिए राजन्य और ब्राह्मणों की शक्ति ज़्यादा होती थी। उनके पास गाय, घोड़े, आभूषण, दास दासियाँ ये सब ज़्यादा थे और बचा हुआ अनाज, भेड़, बकरियाँ, गाय ये सामान्य जनों को, सामान्य व्यक्तियों को दिया जाता था। इस तरह से राजन जो राजा होता था वो जन का प्रशासन करता था, शासन करता था। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने वैदिक काल के बारे में जाना। वैदिक काल का ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त हुआ है। उनका प्रारंभिक जीवन, वो भोजन
वो जल और उपजाऊ भूमि की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और जहाँ पर भूमि और उपजाऊ भूमि और जल मिलता था वहीं पर वो निवास करने लगते थे। समय वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था, जिसको दो भागों में बांटा है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। उसके बाद आर्य सभ्यता का प्रसार। आर्य सभ्यता का प्रसार हमने एक भारत के मानचित्र में दिखाया था। सप्त सैंधव से दक्षिणापथ तक आर्य सभ्यता का प्रसार किस तरह से हुआ। वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की पूजा करने के लिए प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। सामवेद, जिसमें सप्त स्वर स, रे, गा, म, पा, धा, नी का वर्णन है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों को करने की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोने के बारे में वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है, जिसमें आर्यों के जन आर्य कबीलों के रूप में रहते थे। कबीले को हम जन कहते थे, जिसका नाम उसके मुखिया के नाम पर रखा जाता था, जैसे पुरुजन, यदुजन। इस प्रकार से उसके नाम हम मुखिया के नाम पर रखते थे। जो कबीले का स्वामी होता था वो राजा था। जन का स्वामी राजा। जन बहुत से विष से मिलकर बना था। विष का स्वामी विषपति। विष में बहुत से ग्राम थे। ग्राम का स्वामी ग्रामणी था और ग्राम बहुत से कुल और ग्रह से मिलकर बना था। तो कुल और ग्रह के स्वामी को कुलप या ग्रहपति कहा गया। राजा। जन का जो प्रमुख था, मुखिया था, वो राजा था। राजा उनकी सुरक्षा करता था, युद्धों का नेतृत्व करता था और वो जो जन के लोगों से जन का खर्चा चलाने के लिए उपहार लेता था। उपहार में अनाज, आभूषण, गाय आदि दिए जाते थे। राजा आवश्यकता अनुसार अपने पास रखता था, बाकी ज़रूरतमंदों को बांट देता था। राजा युद्ध के बाद जीते हुए गाय, घोड़े, रथ, आभूषण, दास दासियों को अन्य लोगों में भी बांटता था। उसका अधिकांश भाग वह अपने पास रखता था। उसके बाद राजन्य और ब्राह्मणों को देता था। इसीलिए इनके पास गाय, घोड़े, आभूषण, औजार जो थे युद्ध लड़ने के, दास दासियां, ये ज़्यादा होते थे और बचा हुआ सामान्य जन लोगों को दिया जाता था। इस तरह से आज हमने वैदिक काल के बारे में जाना। अगले भाग में हम इनके धर्म के बारे में, इनकी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, महाकाव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनके बारे में देखते हैं। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ प्रदेश से होता है। किस प्रदेश से होता है? हमने आपको बताया था, सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। ऋग्वेद में को जनता का स्वामी बताया गया है। किसको जनता का स्वामी बताया है? राजा को। बिल्कुल सही, आप लोगों ने अच्छे से इसको जाना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वेद में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? सोचिए। बिल्कुल सही, ऋग्वेद में है।
एक बार इसको और बोल के देखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सप्त स्वर स रे ग म प ध नी का उल्लेख खाली स्थान में मिलता है। किस वेद में मिलता है? बिल्कुल सही, साम वेद में मिलता है। निम्नलिखित कथन में सही और गलत का निशान लगाइए। तो आप देखिए, राजा युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। ये सही है या गलत? सोचिए। बिल्कुल सही है। राजा युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, उनकी सुरक्षा भी करता था। तो ये वाक्य सही है। सभा में 20-25 लोग बैठते थे। क्या यह सही है? सभा में कितने लोग थे? 70-80 लोग। ये वाक्य गलत है। तो इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। राजा जन के लोगों को उपहार प्रदान करता था। क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। बल्कि जन के लोग राजा को उपहार प्रदान करते थे, जिसे हम बलि कहते थे। तो उपहार में वो अनाज, आभूषण, गाय आदि सामान देते थे। तो यह वाक्य गलत है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन किया गया है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में यज्ञों को करने की विधियों का ही वर्णन है। और अथर्ववेद में क्या है? तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। सही है ये? नहीं, ये गलत है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद नहीं है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो बच्चों, देखा, इस प्रकार से इसको हम गलत कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना, आर्यों के जीवन के बारे में जाना, उनका रहन सहन कैसा था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी और उपजाऊ भूमि की तलाश में घूमते थे, और उनका जो मुखिया होता था वो राजा था। तो अब आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।